हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टिहरी नरेशों का प्रशासन या टिहरी नरेश या पवार वंश के शासकों का प्रशासन। इस वीडियो में हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने टिहरी के जितने भी राजा थे उनके बारे में डिस्कस किया है, वो वीडियो भी आप जरूर देखें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम टिहरी नरेशों का प्रशासन। दोस्तों, पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो पहला हमारा गढ़वाल नरेश राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो गढ़वाल नरेश क्या होता था? राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था। गढ़ नरेशों के मंत्रिमंडल में धर्माधिकारी को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। तो गढ़ नरेशों का जो मंत्रिमंडल था उसमें क्या था? धर्माधिकारी का बहुत क्या था? महत्वपूर्ण स्थान था। मौलाराम ने उसके स्थान पर ओजा गुरु का उल्लेख किया है। तो मौलाराम ने धर्माधिकारी के महत्वपूर्ण जो स्थान था उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? उसके लिए ओजा गुरु का उल्लेख किया है मौलाराम ने। राज्य का सर्वोच्च मंत्री मुख्तार होता था और पवार वंश का जो राज्य होता था उसमें सर्वोच्च मंत्री कौन होता था? मुख्तार होता था। राजकीय कार्यालय का महानिदेशक दफ्तरी का कार्यालय राजधानी में ही होता था। तो जो राजकीय कार्यालय का महानिदेशक दफ्तरी का कार्यालय कहाँ होता था? राजधानी में ही होता था। राजा अपने आदेश दफ्तरी के माध्यम से देता था, यानी कि राजा अपने आदेश जनता तक कैसे पहुंचाता था? ये पहुंचाता था दफ्तरी के माध्यम से। प्रत्येक परगने के सैनिक शासक फौजदार कहलाते थे। तो जो प्रत्येक परगने के सैनिक होते थे वो क्या कहलाते थे? फौजदार कहलाते थे। गढ़वाल की राजधानी के सुरक्षा अधिकारी गोलदार कहलाते थे। तो जो गढ़वाल की राजधानी होगी दोस्तों, उसकी सुरक्षा करता होगा उस अधिकारी को क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था गोलदार। नेगी को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाता था। वह महत्वपूर्ण कार्यों में उनसे परामर्श लिया जाता था। तो जो पवार वंश का मंत्रिमंडल है उसमें नेगी को क्या दिया जाता था? स्थान दिया जाता था। और जो भी महत्वपूर्ण कार्य होते थे क्या होता था? नेगियों से परामर्श लेकर ही उस कार्य को किया जाता था। तीव्रगामी संदेश तीव्रगामी संदेश वाहक को चाणुक कहते थे। यानी कि जो पवार वंश में तीव्रगामी संदेश इधर उधर करते होंगे दोस्तों, संदेश एक जगह से दूसरी जगह ले जाते होंगे, उन्हें क्या कहते हैं? चाणुक कहलाते थे वो। राजा के साथ चांदी का डंडा लेकर चलने वालों को चौबदार कहा जाता था। तो जो राजा के साथ चांदी का डंडा लेकर उनके साथ चलते होंगे इधर उधर, यानी कि राजा को लेकर चलते होंगे, तो उन्हें क्या कहा जाता था? चौबदार कहलाते थे वो लोग। राज्य के विभिन्न परगनों में राजस्व की वसूली थोकदार के द्वारा होती थी। तो राज्य में विभिन्न परगनों में जो राजस्व की वसूली होती थी वो थोकदार द्वारा की जाती थी, जिन्हें कमीण या सयाना भी कहे जाते थे। यही थोकदारों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कमीण या सयाना। थोकदार का पद परंपरागत या वंशानुगत होता था। तो थोकदार का पद क्या था पवार वंश में? परंपरागत या वंशानुगत भी था। प्रधान का पद अस्थायी होता था, इसे थोकदार चुनता था। थोकदार इसे कभी भी हटा सकता था। तो थोकदार क्या करता था? हर प्रत्येक गांव में एक प्रधान को चुनता था। किसके लिए दोस्तों? प्रत्येक प्रधान को गांव में इसलिए चुनता था कि वहां से राजस्व वसूली कर सके। तो ये थोकदार ही प्रधान को चुनता था और इसे कभी भी हटा सकता था। यानी कि प्रधान का पद क्या था पवार वंश में? एक अस्थायी पद था। वकील दूत का कार्य करता था। वकील क्या करता था? दूत का कार्य करता था। सोदी, तो सोदी क्या होती है दोस्तों पवार वंश में? गढ़वाल के नरेश परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करता था। तो गढ़वाल में यानी कि पवार वंश में जो भी राजा होंगे उनके परिवार के भोजन की व्यवस्था कौन करते थे? सोदी करता था। राज्य की आंतरिक व्यवस्था व नीतियों का निर्धारण दीवान व वजीर के द्वारा होती थी। तो राज्य के जो आंतरिक अंदर की व्यवस्था और जो भी नीतियां का निर्धारण होता था वो दीवान व वजीर के द्वारा होता था। तो राज्य की जो भी आंतरिक व्यवस्था यानी कि अंदर की व्यवस्था और जो भी नीतियों का निर्धारण करते होंगे दोस्तों, वो कौन करते थे? दीवान व वजीर द्वारा उन आंतरिक व्यवस्था और नीतियों का निर्धारण किया जाता था। थाने परगनों व पट्टियों में बट गए थे। जो थाने थे दोस्तों, थाने वो परगने व पट्टियों में बट गए थे। परगने की व्यवस्था करने वाले अधिकारी को सुपरवाइजर कहते थे। तो जो परगने का अधिकारी था, व्यवस्था करता था, उस अधिकारी को क्या कहा जाता था? सुपरवाइजर कहा जाता था। पटवारी दस्तरी राजस्व विभाग का अधिकारी होता था। तो राजस्व विभाग का अधिकारी कौन होता था? पटवारी या दस्तरी। तो दोस्तों, राजस्व विभाग का अधिकारी कौन हो गया? पटवारी या दस्तरी।
तो अब है दोस्तों हमारा भू व्यवस्था यानी कि पावर अंश की भू व्यवस्था के बारे में हम डिस्कस करते हैं। कत्यूरी नरेशों के समान गण नरेशों के समय में भी भूमि का स्वामित्व राजा में निहित होता था। जो भी भूमि होता था उसका स्वामित्व किस में निहित होता था? राजा में निहित होता था। राजा 3 परिस्थितियों में भू स्वामित्व दूसरों को दे सकता था। कितनी परिस्थितियों में? 3 परिस्थितियों में। तो दोस्तों एक एक करके इनको देख लेते हैं। पहला है संकल्प या विष्णु प्रीति भूमि। तो संकल्प या विष्णु प्रीति में क्या होता था? विद्वान ब्राह्मणों को क्या देता था? राजा भूमि देता था। तो पूछा जा सकता है कि दोस्तों संकल्प या विष्णु प्रीति भूमि में किन्हें दी जाती थी? तो ये दी जाती थी विद्वान ब्राह्मणों को। अब है दोस्तों रौत में, तो रौत जो भूमि दी जाती थी वो दी जाती थी विशिष्ट साहस एवं वीरता प्रसिद्ध करने वाले सैनिकों को। तो रौत भूमि किसे दी जाती थी दोस्तों? जो विशिष्ट साहस होते थे, साहसी सैनिक होते थे, उनको क्या दी जाती थी? रौत में भूमि दी जाती थी। अब ये दोस्तों जागीर, तो जागीर भूमि किसे दी जाती थी? राज्य के अधिकारियों को। तो राज्य के अधिकारियों को कौन सी भूमि दी जाती थी? जागीर भूमि। और वहीं विशिष्ट साहस एवं वीरता प्रसिद्ध करने वाले सैनिकों को रौद भूमि। और विद्वान ब्राह्मणों को कौन सी भूमि दी जाती थी? संकल्प या विष्णु प्रीति। जिस व्यक्ति या मंदिर को संकल्प, रौत एवं जागीर में थात बोले दोस्तों भूमि, तो भूमि दी जाती थी वह थातवान कहलाता था। दोस्तों जिस व्यक्ति या मंदिर को संकल्प, रौत या जागीर में थात यानी दोस्तों क्या है? भूमि को क्या कहते थे? थात कहते थे। थात दी जाती थी तो वह क्या कहलाता था? थातवान कहलाता था। थातवान द्वारा अपनी भूमि से हटाए गए कृषकों को सिरतान कहते थे। तो थातवान द्वारा अपनी भूमि से हटाए गए कृषकों को क्या कहा जाता था? सिरतान कहा जाता था। राज्य की आय का प्रमुख साधन सिरती या भूमि कर था। तो पवार वंश की जो भी राज्य की आय थी उसका प्रमुख साधन कौन सा था? सिरती और भूमि कर। राज्य के गांवों में राजा की आज्ञा से जो व्यक्ति कृषि भूमि में कृषि करता था वह आसामी कहलाता था। तो आसामी किसे कहा जाता था? जो राज्य में यानी कि गांव में राजा की आज्ञा से जो व्यक्ति कृषि भूमि में कृषि करता था उसे क्या कहा जाता था? आसामी कहा जाता था। तो दोस्तों आसामी 3 प्रकार के होते हैं। पूछा जा सकता है कि आसामी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब पढ़ते हैं दोस्तों जो परमार शासकों ने विद्वानों को आश्रय दिया था उनके बारे में पढ़ते हैं। गण नरेशों की सबसे अधिक ख्याति चित्रकारों का आश्रय देने से हुई थी। तो गण नरेशों की सबसे अधिक ख्याति किसके द्वारा हुई थी? चित्रकारों को इन्होंने क्या दिया था? शरण दिया था, इसलिए इनकी ख्याति बहुत ज्यादा थी। गण नरेशों ने जिन विद्वानों को आश्रय दिया था उनमें प्रमुख हैं। तो गण नरेशों ने किन किन को आश्रय दिया था? उनमें प्रसिद्ध जो हम क्या थे, ये आज विद्वान थे, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला था दोस्तों बुद्धि विलास, पहला हो गया दोस्तों बुद्धि विलास। सेकंड है भरत कवि, मेधाकर शास्त्री है, मेधाकर शर्मा, मौलाराम आदि। तो महत्वपूर्ण विद्वान कौन कौन से हो गए दोस्तों? बुद्धि विलास, भरत कवि, मेधाकर शास्त्री है, शर्मा और मौलाराम। इनकी भाषा राजभाषा गढ़वाली थी। तो पवार वंश की जो राजभाषा थी वो क्या थी? गढ़वाली थी। गढ़वाली कलम से किस चित्रकार को जाना जाता है? तो पूछा जा सकता है कि गढ़वाली कलम से किस चित्रकार को जाना जाता है? श्यामदास तोमर को जाना जाता है गढ़वाली कलम से। तो दोस्तों पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गढ़वाली कलम से किस चित्रकार को जाना जाता है? तो श्यामदास तोमर को जाना जाता है गढ़वाली कलम से। गढ़ राज्य में मुगल शैली चित्रकला आरंभ करने का श्रेय श्यामदास व उनके पुत्र केहर दास को है। तो गढ़ राज्य यानी कि गढ़वाल राज्य में मुगल शैली चित्रकला का आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है श्यामदास और उनके पुत्र केहर दास को जाता है। मंगत राम के पुत्र मौलाराम ने अपने पिता से मुगल शैली की शिक्षा प्राप्त की थी। तो मौलाराम ने मुगल शैली की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? अपने पिता मंगत राम से इन्होंने क्या की थी? मुगल शैली की शिक्षा प्राप्त की थी। मौलाराम ने अपने एक उस्ताद राम सिंह का उल्लेख किया है। तो मौलाराम के उस्ताद कौन हो गए? उस्ताद राम सिंह, जो मुंशी विमोचन का पुत्र था। तो जो उस्ताद राम सिंह थे वो किसके पुत्र थे? मुंशी विलोचन के पुत्र थे राम सिंह। और राम सिंह कौन हो गए दोस्तों? मौलाराम के उस्ताद। अब ये दोस्तों पावर अंश की सैन्य व्यवस्था के बारे में हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।
प्रारंभ में गढ़ सेना विभिन्न पलटनों में विभक्त थी। तो गढ़ सेना क्या थी? विभिन्न पलटनों में क्या थी? विभक्त थी, जिन्हें लोहवा, बदाण और सलाण कहते थे। तो गढ़वाल की सेना को किस किस नाम से जाना जाता है? लोहवा, बदाण और सलाण नाम से जाना जाता है। गढ़ नरेश सैनिकों की नियुक्ति स्वयं न करके अपने फौजदार व गोलदार के द्वारा करवाते थे। तो गढ़ नरेश क्या करते थे? जो सैनिक होते थे उनकी उनकी नियुक्ति स्वयं नहीं करते थे, और ये नियुक्ति फौजदार और गोलदारों के द्वारा करवाते थे। सेना का वेतन देने वाला अधिकारी बख्शी कहलाता था। तो जो सेना का वेतन देता था उसे वो क्या कहलाता था? बख्शी कहलाता था, सेना का वेतन देने वाला। तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी देख लेते हैं। पहला है, नरेंद्र शाह ने 1925 में नरेंद्र नगर में वर्तमान ढंग के चिकित्सा की स्थापना की थी। तो नरेंद्र नगर में प्रथम चिकित्सा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नरेंद्र शाह द्वारा। और कब? 1925 में। 1943 में राज्य टीका विधान पारित किया गया। तो राज्य में टीका विधान जो राज्य टीका विधान कब पारित किया गया था? 1943 ईस्वी में। 1919 में राजा नरेंद्र शाह ने प्रयासगत नियमों को नरेंद्र हिंदू लॉ के अंतर्गत विधिवत बनाया था। तो नरेंद्र शाह ने हिंदू लॉ को कब वो किया था? विधिवत बना कराया था, ये 1919 ईस्वी में। फौजदार के विवादों के लिए सेशन कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो फौजदार के जो विवाद होते थे उनके लिए किस कोर्ट की स्थापना की गई थी? सेशन कोर्ट की स्थापना की गई थी। औताली एक प्रकार का राजस्व कर था। तो पवार वंश में औताली क्या था? एक राजस्व कर था। नापतोल की पद्धति पाथा का प्रचलन अजय पाल ने किया था। तो नापतोल की जो पद्धति थी पाथा, तो उसका प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? अजय पाल के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। तो पवार वंश के बारे में दोस्तों ये पूरा हो गया हमारा। तो दोस्तों पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।